नोलन वेल्स केस में बहुत सारे अपडेट्स हैं। एक नई वीडियो कथित तौर पर उनके गायब होने से पहले की उनकी आखिरी ज्ञात झलक दिखाती है। टीएमजेड द्वारा मिली वो फुटेज हॉर्न आइलैंड पर उनके गायब होने से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड हुई थी। हम देखेंगे इसका जांच पर क्या असर पड़ सकता है। और वकील बेन क्रैम्प, जो नोलन वेल्स के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने अभी एक बड़ा ऐलान किया है कि उस स्वतंत्र पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट कल आ जाएगी। साइड बार में आपका स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। हम फिर से नोलन वेल्स अपडेट के साथ लौटे हैं और इस बार हमारे पास नया वीडियो भी है। और मैं बहुत जिज्ञासु हूं कि यह वीडियो जांच में क्या भूमिका निभाएगा, क्योंकि एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो नोलन वेल्स के गायब होने से पहले की आखिरी ज्ञात तस्वीर हो सकती है, इससे पहले कि उसका शव आखिरकार मिला। यह फुटेज टीएमजेड को मिला था और हॉर्न आइलैंड पर नोलन के गायब होने से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। जिसने इसे फिल्माया उसे यकीन था कि यह नोलन है। वो इतने आश्वस्त थे कि शेरिफ के दफ्तर जाकर पुलिस को वीडियो दिखाया। अब अगर यह नोलन है तो आप सोच सकते हैं क्यों, लोगों को ऐसा क्यों लगा। वीडियो में उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, फिर भी लोग क्यों मानते हैं कि वही है। इससे घटना के बारे में क्या पता चलता है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब से हमने इस मामले पर आखिरी बार बात की थी तब से काफी कुछ हो चुका है। इस हफ्ते नोलन का अंतिम संस्कार परिवार और दोस्तों ने किया। रेवरेंड एल शार्पटन ने प्रार्थना सभा की अगुवाई की और टाइलर पेरी ने अंतिम संस्कार का खर्च उठाया। शार्पटन ने जांच को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसके बारे में आगे जानेंगे। हमें पता है कि एफबीआई इसमें शामिल है और वे इस मामले से जुड़े लोगों को मिली धमकियों की जांच कर रहे हैं। अब इन कथित धमकियों का विवरण, उनका विषय वस्तु, किसे भेजी गई थी, ये सब बातें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एफबीआई इसकी जांच कर रही है। जहां तक फोन की बात है, नोलन का फोन वो परिवार के पास है। और ये कहने के बाद कि उन्हें लगता है कि उस फोन से डेटा डिलीट किया गया हो सकता है, ये घोषणा की गई कि वे उस फोन की जांच राज्य जांचकर्ताओं और अपने खुद के विशेषज्ञों यानी परिवार के विशेषज्ञों के साथ मिलकर करेंगे। ये सब तब हो रहा है जब ग्रैंड जूरी बनाए जाने की संभावना है और हम अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये बात पृष्ठभूमि में है। राज्य की ओर से किया गया पोस्टमार्टम और नोलन वेल्स के परिवार द्वारा कराया गया स्वतंत्र पोस्टमार्टम, तो ये सब कुछ चल रहा है। और अब मैं इस वीडियो को लेकर जो हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अब मैंने कहा था कि नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ठीक इसी रिकॉर्डिंग के समय हमें बेन क्रैम्प से खबर मिली है। ये वकील नोलन वेल्स के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आपको प्रेस रिलीज से वही पढ़कर सुनाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सिविल राइट्स और पर्सनल इंजरी के वकील बेन क्रैम्प नोलन जेवियर वेल्स के परिवार के साथ बुधवार को 117वें एनएएसीपी नेशनल कन्वेंशन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। क्रम्प परिवार की ओर से कराई गई स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो और इस घोषणा पर बात करते हैं। मैं क्रिस मैकडोनफ को बुलाना चाहता हूं। वो हत्या जांचकर्ता, कानून प्रवर्तन संबंधों के निदेशक और कोल्ड केस फाउंडेशन में जांच सलाहकार है। क्रिश, आपको देखकर हमेशा अच्छा लगता है। समय देने के लिए धन्यवाद। ये खबर हमारे ऑन एयर होने से बस 5 मिनट पहले आई थी। ये तथ्य कि वे यहां जो दावा कर रहे हैं, अगर ये सच है, इस स्वतंत्र जांच के नतीजे, उन्होंने दावा किया था कि नोलन का शव वॉशिंगटन डीसी भेजा जा रहा है। ए, उनके पास ये नतीजे हैं। बी, कि वे इन्हें घोषित करने वाले हैं और ये राज्य चिकित्सा जांच के नतीजे आने से पहले होने वाला है। आपकी क्या राय है? सबसे पहले जेसी, मुझे शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और फिर परिवार के साथ, जाहिर है वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच राज्य की जांच के अनुरूप हो, जो राज्य के मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय द्वारा पता चलेगा। तो ये शायद सबसे पहली बात होगी जो एक स्वतंत्र पैथोलॉजिस्ट कहना चाहेगा, है ना? क्या ये राज्य के मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्टों के साथ मेल खाता है जो किसी समय जनता को दी जाएंगी? और अगर वास्तव में वे मेल नहीं खाते, तो निश्चित रूप से उस जानकारी की और भी व्याख्याएं होंगी और वे यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि राज्य को इसकी जानकारी हो और फिर वे उन अतिरिक्त निष्कर्षों को लेकर जांच के साथ मिलाकर परखेंगे। मेरा मतलब है यही यहाँ पर तार्किक कदम होंगे, है ना? और फिर निश्चित रूप से उस बिंदु से निर्णय लिया जाएगा। तो और कौन-कौन से अतिरिक्त परीक्षण किए जाने चाहिए?
और किस प्रकार के अन्य सबूतों की आप जानते हैं जांच की जानी चाहिए। और अगर वास्तव में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई असामान्यता है तो निश्चित रूप से वे चाहेंगे कि आप जानते हैं उन सभी बिंदुओं की जांच की जाए। राज्य के जांचकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्टों के निष्कर्षों के साथ मेल खा रहे हैं। राज्य चिकित्सा परीक्षण के नतीजे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार होने के कारण नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इस स्वतंत्र पोस्टमार्टम में टॉक्सिकोलॉजी नहीं की गई है क्योंकि इतनी जल्दी रिपोर्ट मिलना संभव नहीं। अगर मैं गलत हूं तो सुधारें। लेकिन इस तरह की घोषणा करना, क्या आपको लगता है कि इससे यह संकेत मिलता है कि इसमें किसी आपराधिक कृत्य के सबूत हो सकते हैं, कि नोलन वेल्स के शरीर पर कुछ निशान या चोट के निशान थे जो ये दर्शाते हैं कि यह सिर्फ डूबने का मामला नहीं था बल्कि कुछ और था। और मैं जानता हूं कि जब आप डूबने या संभावित डूबने की बात करते हैं तो मामला जटिल हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी के पानी में धकेलने या नीचे दबाने जैसे किसी कृत्य के बाहरी निशान दिखाई दे। लेकिन यह घोषणा करना कि निष्कर्ष आने वाले हैं, क्या हम इससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छे बिंदु है। एक चीज जो लगभग तुरंत पता चल सकती है वो है फेफड़ों के भीतर मौजूद किसी भी चीज से जुड़े सूक्ष्म निष्कर्ष। अगर शरीर में या श्वास नली में पानी या कोई तरल है तो आप उसे दूसरी ऑटोप्सी में भी देख सकते हैं क्योंकि उसका सूक्ष्मदर्शी प्रमाण मिलेगा। तो यह पहली बात हमें दो चीजें बताती है। पहली चीज जो ये बताती है, अगर तरल है तो वो ये है कि वह जीवित था। ठीक है, क्योंकि जाहिर है उस समय वो पानी सांस के साथ अंदर ले रहा था। तो अब दूसरा सवाल जो वहां जवाब दिया जा सकता है या कम से कम जवाब देना जरूरी है, वो ये है कि आपकी बात के अनुसार वो किन परिस्थितियों में उस पानी में पहुंचा। क्या वहां किसी आपराधिक हरकत के सबूत हैं? क्या उसके शरीर में शराब या किसी अन्य पदार्थ के सबूत हैं? और यहीं पर विश्व विज्ञान रिपोर्ट्स पहली ऑटोप्सी से ही इसमें अहम भूमिका निभाएंगी, क्योंकि इन्हीं से इस युवक के खून में मौजूद पदार्थों की मात्रा का सबसे साफ पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। हम साइड बार में इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने टीम से कहा तैयारी करो, देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे उस फुटेज के बारे में पूछना चाहता हूं जो सामने आई है। तो आपके पास ये फुटेज है जिसे टीएमजी ने हासिल किया है, जो जाहिर तौर पर 4 जुलाई को दोपहर 2:23 बजे हॉर्न आइलैंड पर रिकॉर्ड की गई थी। बताया गया कि फुटेज शेरिफ कार्यालय को दिखाई गई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैमरा इन नावों और लोगों पर घूम रहा है। आप जानते हैं, सब पानी पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक आदमी नाव के पिछले डेक पर खड़ा है और वो झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। आप उसका चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जिसने ये वीडियो शूट किया उसे लगता है कि वो नोलन था। क्यों? वो आदमी शायद वही स्विम ट्रंक पहने हुए हैं जिसका रंग उस स्विम ट्रंक से मेल खाता है जो नोलन ने 4 जुलाई की उस फोटो में पहना था, जो सबने देखी है। वो बहुत मशहूर फोटो है ना? बदनाम फोटो। ये वही फोटो है जिसमें वो दोस्तों के साथ बोट पर है। अगर ये नोलन है तो ये वीडियो शायद उसके गायब होने से पहले और कुछ दिनों बाद उसका शव किनारे पर मिलने से पहले की उसकी आखिरी ज्ञात तस्वीर होगी। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसे देखकर आपके लिए सबसे अलग क्या लगता है? खैर, सबसे पहली चीज जो मुझे अलग लगती है वो ये है कि सबसे पहले ये जिंदा होने का सबूत है। और अगर वास्तव में वो वही है तो हम जानते हैं कि वो उस तारीख और समय पर जीवित था जो उस खास वीडियो के मेटाडेटा से पता चल सकता है। दूसरी चीज जो मुझे तुरंत दिखती है वो ये है कि उस समय उसके चारों ओर कई और नावें हैं। इसका मतलब है कि आप उन दूसरी नामों से उसके आसपास मौजूद अन्य लोगों के संबंध में जीपीएस डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब ये उसे एक खास समय पर उसे एक खास जगह पर दिखाता है और ये भी हमें बताता है कि अगर वास्तव में वह वही है तो वह उस नाव के पीछे क्या ले रहा है। तो आपके पास हर तरह की जानकारी है जो आप इस तथ्य से प्राप्त कर सकते हैं कि वह शायद झुक रहा है, कूलर से कुछ निकाल रहा है वगैरह, या पानी, या कौन जानता है वह पदार्थ क्या है। लेकिन अब एक जांच हो सकती है। एक जांचकर्ता वापस जाकर कह सकता है, ठीक है, यह नाव किसकी थी, उस कूलर में क्या है, और फिर आप वास्तव में इसका पीछे जाकर पता लगा सकते हैं। शायद आप जानते हैं
दिन में पहले हो रही अन्य गतिविधियों तक और फिर उसे संभावित रूप से आगे आने वाले किसी भी अन्य विश्व विज्ञान परिणामों से जोड़ सकते हैं। अगर वास्तव में वह कोई पदार्थ था, जैसे कि शराब या कुछ और हमें यह नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऐसी ही चीजें हैं जो आप इससे जान सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहां के आसपास मौजूद सभी अन्य नावों के जीपीएस से मेटा डेटा प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप इसे उसके शरीर मिलने की जगह से जोड़ सकते हैं और बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। ये बिंदु ए से कैसे पहुंचा, वो बिंदु ए से बिंदु जेड तक कैसे पहुंचा और उस पूरी पहेली को कैसे जोड़ा जाए। वीडियो 2:23 बजे रिकॉर्ड हुआ था, सही है। बेन क्रैम्प ने कहा कि नोलन को आखिरी बार 3 बजे द्वीप पर देखा गया। मैंने इसका कोई विरोधाभास नहीं देखा, 3 बजे ही सही लगता है। फिर भी कुछ बदल सकता है। हमें लगता है नाव लगभग 4:31 बजे रवाना हुई थी। तो इस वीडियो और जब नाव उसके बिना चली गई, उसके बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। एक और बात, हालांकि यह वीडियो नोलन को एक नाव पर दिखाता है, क्या ये वही नाव है जिस पर उसके दोस्त थे? आप जानते हैं, कुख्यात 4 जुलाई की फोटो में वो अपने दोस्तों के साथ एक नाव पर है। ये फुटेज ऐसा लगता है कि शायद ये कोई दूसरी नाव है, शायद कुछ और लोगों के साथ। क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे निश्चित नहीं, बस सोच रहा हूं। में ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जाहिर है ये उन चीजों में से एक है जिन्हें आप इस वीडियो के संदर्भ में मिलाना चाहेंगे। आप जानते हैं, आप नाव की बनावट को देख सकते हैं, आप नाव के निर्माता को पहचान सकते हैं और उन सभी दूसरी बातों को भी जान सकते हैं। और फिर दूसरी बात जो ये दिखाएगा, मान लीजिए कि ये नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप जानते हैं, चोट के सबूत लेकर आती है। मान लीजिए, ठीक है, क्या कोई बचाव में लगी चोटें हैं, गर्दन की चोटें हैं, आंतरिक चोटें हैं, क्योंकि जब भी कोई पानी में जाता है, आप जानते हैं, तो वह खरोंचें और हरकतें या चोटें होती हैं जो खुद पानी की लहरों की वजह से हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, अरे एक मिनट रुको, इस खास वीडियो में हमें इन तरह की चोटों का कोई सबूत नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी बात है जिसे आपको गंभीरता से सोचना चाहिए, अगर सच में यह एक उपयोगी सबूत के तौर पर सामने आया है। मुझे यह भी लगता है कि अगर लोग ये वीडियो देखते हैं और सोचते हैं, एक मिनट रुको, इस व्यक्ति को ये इतना जरूरी लगा कि वो शेरिफ के दफ्तर गया, तो उस व्यक्ति ने अच्छा किया जो उसने ऐसा किया। जैसे वे ये पूरा चौड़ा पैनिंग शॉट देखते हैं और सोचते हैं, हे भगवान, देखो उन्होंने पता लगा लिया। तो मुझे लगता है कि अब शायद और लोगों के पास भी कोई फुटेज हो और वे पीछे मुड़कर देखें और सोचें, शायद मेरे पास भी कुछ है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे पता है कि शेरिफ के दफ्तर ने उस दिन की बिना एडिट की गई फोटो और वीडियो मांगी है, लेकिन इससे मुझे यही बात याद आ गई। हाँ, और वो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं, फिर से वो सब कुछ फिर से जिंदा होने के सबूत वाली श्रेणी में डाल देगा। हम जानते हैं कि ये नौजवान बस 4 जुलाई का जश्न मना रहा है और यहाँ कुछ भी, आप जानते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना? कोई संदिग्ध बात नहीं है। तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है। अगर वो परिस्थितियां बदलीं, तो उस वीडियो और जहां उसकी लाश मिली, उसके बीच क्या बदला? और इससे जांचकर्ता उस तरह के सबूतों को और भी ज्यादा गंभीरता से देखेंगे, बहुत ज्यादा गंभीरता से। मैं आपसे इसके बारे में और पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस अंतिम संस्कार से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। नोलन के परिवार को उसकी याद में बोलते सुनना दिल तोड़ने वाला था और उसकी कमी का उनके जीवन पर गहरा असर है। वो एक एथलीट था, एनएफएल में जाने का सपना था और भाई बहनों का आदर्श था। वो वाकई एक अद्भुत युवा था और ये कितनी बड़ी त्रासदी है। 20 जुलाई को ओशन स्प्रिंग्स, मिसिसिपी के सेंटर पॉइंट चर्च में आयोजित अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। एल शार्पटन ने एक बड़ा ऐलान किया कि उन्होंने और अभिनेता टाइलर पेरी ने दोनों ने अलग अलग $50,000 की इनामी राशि रखी है, जिससे नोलन वेल्स के साथ क्या हुआ या संभावित दोष सिद्धि से जुड़ी कोई जानकारी मिल सके। तो आप कुल मिलाकर $1 लाख यानी $1 लाख की इनामी राशि देख रहे हैं। जो भी आगे आकर जानकारी देगा, यही उन्होंने अंतिम संस्कार में कहा। चूंकि मिसिसिपी बहुत खास है, मैं सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं यहीं पर अभी कहना चाहता हूं, मैं उनसे प्रेरित हूं जिन्होंने हम पर आरोप लगाए, जो मैं नेशनल एक्शन नेटवर्क और अपनी तरफ से देना चाहता हूं।
मैं किसी भी व्यक्ति को $50,000 का इनाम देना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को। मैं $50,000 का इनाम देना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऐसी जानकारी दे सके जिससे गिरफ्तारी और दोष सिद्धि हो सके, जो भी हुआ उस मामले में। वह उस द्वीप पर अकेला नहीं था। किसी ने कुछ देखा है और कुछ जानता है। तो मैं पैसे कमाने नहीं आया था, मैं पैसे देने आया था। खड़े हो जाओ और सच बताओ। जो भी है, अच्छा या बुरा, हम उसका पहले से अनुमान नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक हमें सारी सच्चाई पता नहीं चल जाती, हम इसे खत्म नहीं कर सकते। क्रिस्टीन और एल्मो से मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना करें और परिवार को बाहर ले जाएं, मुझे अभी अभी एक संदेश मिला है। क्रिस्टीन और एल्मो, क्या आप जानते हैं टाइलर पेरी अंतिम संस्कार का खर्च देंगे? उन्होंने कहा शायद वो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मदद करूंगा और $50,000 और दूंगा। तो हम किसी भी व्यक्ति के लिए $1,00,000 रख रहे हैं जो आगे आएगा। हमें बस सच चाहिए, बस इतना ही। क्रिश, $1,00,000 का इनाम काफी बड़ा है। इसका जांच पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे जांचकर्ताओं के लिए कोई मुश्किल होती है? दुर्भाग्यवश ऐसे मामलों में यह फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आप सामने लाना चाहेंगे वो शायद बहुत सीमित दायरे की होगी। इससे संबंधित अगर इसमें किसी भी तरह की आपराधिक संलिप्तता है, जो लोग बोलने वाले हैं वे शायद इनाम की राशि से प्रेरित नहीं होंगे। हालांकि ऐसी जांचों में एक द्वितीयक स्तर होता है, उन लोगों का जो आप जानते हैं सोच विचार कर रहे हैं। जैसा आपने पहले कहा, उनके पास वीडियो है, आप जानते हैं, और वे अभी तक उसे सौंपना नहीं चाहते थे क्योंकि वे निश्चित नहीं थे, या वगैरह वगैरह। इनाम लोगों को आगे आकर यह कहने को प्रेरित कर सकता है कि मुझे नहीं पता था यह इससे जुड़ा है या नहीं, माफ कीजिए कि मैंने इसे देर तक रखा, लेकिन अब यह आपके पास है। वैसे इनाम की राशि काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अधिकांश मामलों में जिन पर मैंने काम किया, इनाम की राशि सच कहूं तो ज्यादा फायदेमंद नहीं रही। हाँ, हाई प्रोफाइल मामलों में हमेशा झूठी या गलत जानकारी की संभावना रहती है और बातें भी बहुत होती हैं। जब आप यहां हैं, क्या मैं नोलन के फोन के बारे में पूछ सकता हूं? लगता है यह दिलचस्प सबूत है कि नोलन के पास फोन नहीं था और इस पर काफी चर्चा हुई है। आप जानते हैं, ये जो बात है, हमने सुना है कि अगर वो खारे पानी में जाता है तो उसके लिए अपना फोन छोड़ देना कोई असामान्य बात नहीं है, जैसे बाकी लोग भी करते हैं। फिर भी अगर वो किसी युवती से मिलने जा रहा था तो फोन क्यों नहीं ले गया? फोन पहले दोस्तों के पास था, बाद में परिवार को मिला, जिसमें लाइफ 360 ऐप था। आरोप है कि फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया। पेन क्रम के अनुसार अब फोन की संयुक्त जांच होगी, जिसमें परिवार के विशेषज्ञ और राज्य जांचकर्ता दोनों होंगे। क्या आपको इसकी चिंता है? हाँ, आप जानते हैं, ये फोन उस युवक द्वारा छोड़ा गया एक बहुत ही दिलचस्प सबूत है। आप जानते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा, यह तर्क दे सकते हैं कि आप पानी में जश्न मना रहे हैं, तो जाहिर है आप उस डिवाइस को किसी भी तरह, किसी भी प्रकार के पानी के स्रोत से दूर रखना चाहेंगे। लेकिन फिर भी यहां व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। आपके पास एक नौजवान है जो शायद कहीं जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक युवती के साथ जाता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। ठीक है, और अगर उसे सच में कभी उस नाव पर जाना था तो वो अपना फोन नाव पर क्यों छोड़ देगा? बाद में पता चलता है कि वो नहीं आया और उसकी गुमशुदगी दर्ज होती है, लेकिन उसका फोन नाव पर मिलता है। जांचकर्ता जल्दी ही पता लगा लेंगे, आप जानते हैं, न सिर्फ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स बल्कि उस फोन से मिलने वाले सारे डेटा फुटप्रिंट भी।
लेकिन जब आप इसे उसके व्यवहारिक पहलू से जोड़ते हैं, क्योंकि यही इस मामले का दूसरा पहलू है, ऐसे रहस्य, खासकर पानी के पास मिलने पर असली सवाल यह होता है कि उस लड़के की दिनचर्या कैसी थी। ये जो नौजवान है, वो कैसे रहता है? क्या वो अपने सभी दोस्तों के साथ घूमता है? जवाब है हाँ। क्या उसे लड़कियों में दिलचस्पी है? शुक्र है, ठीक है, कि वो अपनी जिंदगी के उस हिस्से से गुजर रहा है। वो अपने हाई स्कूल फुटबॉल वगैरह में सफल है। ये ऐसा बच्चा है जिसे देखकर लगता है ये बहुत कम जोखिम वाला पीड़ित है। ये एक नौजवान है, बहुत कम जोखिम वाला। तो फिर आप उन जो जोखिम देखना शुरू करते हैं, जो एक संदिग्ध या कोई जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहे उठाएगा। क्या वह इस द्वीप पर इस युवती के साथ आता है और वहां कोई है जो उसे पसंद नहीं करता? शायद इसलिए क्योंकि यह नस्ल एक भूमिका निभा रही है, ठीक है, और वे झगड़े में पड़ जाते हैं और वह पानी में गिर जाता है और बाद में डूब जाता है। आप जानते हैं, शायद वह बेहोश हो गया हो। और यही वो जगह है जहां द्वितीयक पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण होगा, यह देखने के लिए कि क्या उसके शरीर में कोई भौतिक सबूत है, यानी रक्षात्मक घाव, सिर की चोटें, सबड्यूरल हेमेटोमा और शरीर के अंदर खुद खून बहना। और यही अपने आप में हमें बताएगा कि क्या वास्तव में किसी प्रकार की झड़प हो सकती थी। और यही वो प्रकार का सबूत है जिसे आप देखना चाहेंगे, जिसे ढूंढना चाहेंगे, जो मामले को महज दुर्घटना मानने से हटाकर कुछ अधिक संदिग्ध होने की ओर ले जाएगा। पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन क्रैम्प ने कहा कि जिला अटॉर्नी ने बताया जांच पूरी होते ही मामला संभावित आपराधिक आरोपों के लिए ग्रैंड जूरी में जाएगा, लेकिन किस रूप में यह हमें नहीं पता। यह संभावित हत्या का आरोप या जांच से जुड़ा मामला हो सकता है, जैसे कानून प्रवर्तन को गलत जानकारी देना या सबूतों से छेड़छाड़ करना। आपका क्या मतलब है? इस संभावना के बारे में आप क्या सोचते हैं कि यह मामला ग्रैंड जूरी के सामने पेश किया जा सकता है? देखिए, कुछ भी हमेशा संभव है, और अगर वास्तव में आप जानते हैं, जांच इस ओर इशारा करने लगे कि टाइमलाइन, गवाहों के बयान, बहुत सी जानकारी मेल नहीं खा रही है। मेरे पास एक बार ऐसा मामला था जिसमें एक आदमी नाव से गायब हो गया था और हमें नाव पर कुछ पाउडर मिला था जो कि फायर एक्सटिंग्विशर से था, और बाद में जांच के दौरान हमें पता चला कि वह व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा था और हम यह पता लगाने में सफल रहे। असल में उसने फायर एक्सटिंग्विशर को पीड़ित पर चलाया था और इस नाव पर एक बड़ी हाथापाई हुई थी और एक व्यक्ति पानी में गिर गया और एक व्यक्ति वापस आया। और क्या यह वैसी ही स्थिति है? क्या यह कोई लड़ाई हुई थी या फिर अगर कोई मस्ती कर रहा था, जैसा कि बच्चे करते हैं, जैसा कि आजकल के युवा करते हैं, और उसे चोट लग गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे पानी में ही छोड़ दिया। खैर, आप जानते हैं, यह तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जानकारी आप पता करना चाहेंगे और इसलिए अभी भी बहुत सारी जानकारी की जरूरत है। मेरी राय में जांच अभी भी जारी रहेगी, लेकिन हाँ, एक ग्रैंड जूरी अपराध के बाद सहायता करने के आरोप या आप जानते हैं अन्य आरोपों के साथ वापस आ सकती है, जैसे कि मैनस्लॉटर या कुछ इसी तरह का। हमें अभी तक पता नहीं है। देखते हैं कल स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक निष्कर्ष क्या होते हैं। क्रिस मैकडोनफ, समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद जेसी, आपका बहुत आभारी हूं। फिलहाल साइड बार से इतना ही। सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। YouTube, Apple Podcast, Spotify या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC पीकॉक पर देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर फॉलो करें और मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। अगली बार मिलेंगे। अलविदा।